वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। यस। ओके जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम जो 10वां और आखिरी पेपर इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। यह मास्टर का 2016 का पेपर है। मेल और फीमेल का पेपर अलग अलग हुआ था। तो जो मेल का पेपर है ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका आखिरी पेपर है। वैसे तो काफ़ी सारे पेपर हैं, लेकिन बाकी दिनों में आप लोग तैयारी करें अपनी अच्छी सी। तो ये 10 पेपर इंशाल्लाह आपके लिए अनफ हो जाएंगे, क्योंकि इस बुक में भी मज़ीद 20 पेपर ऐसे हैं जो कि सारे मैं शेयर आप लोगों से अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बुक अभी प्रिंट पब्लिश नहीं हुई। इसलिए ये फिर आज आपका आखिरी पेपर होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे बुक होगी पब्लिश हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम बाकी पेपर भी ऑनलाइन सेशन में नेक्स्ट टाइम जब भी HM की लेक्चर की या कोई पोस्ट आएंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पावर हाउस और एनर्जी हाउस ऑफ अ सेल। सेल का जो पावर हाउस होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेल जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, ज़िंदगी का, प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो। तो जो ह्यूमंस में जो लार्जेस्ट जो सेल होता है ना, ये कौन सा होता है जी? लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन बीइंग में? नर्व सेल। द नर्व सेल। यस, नर्व नर्व सेल जो सेल्स। है वो लार्जेस्ट सेल होते हैं। ये क्वेश्चन कोई 3-4 मरतबा पूछा जा चुका है पास पेपर में। बहरहाल जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेल के अंदर ना छोटी छोटी साख्तें होती हैं, सब सेलुलर बॉडीज़, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। तो एक ऑर्गेनेली है ये माइटोकॉन्ड्रिया। हु इज़ द करंट एयर चीफ मार्शल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मौजूदा एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर हैं आई थिंक। और पहले एयर चीफ, पहले आर्मी चीफ, पहले नेवल चीफ, मौजूदा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, DG, ISPR, FBR, IB, ये तमाम देख के चाहिएगा। इनमें से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। पाकिस्तान जॉइंड NAM। NAM स्टैंड्स फॉर, आई थिंक नॉन अलाइंड मूवमेंट है ये। 1979 में पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी और 1969 में पाकिस्तान ने OIC ज्वाइन की थी। तो ये क्वेश्चन भी 26 को भी आया था। हु इज़ व्हाट इज़ इब्न मरियम इन उर्दू ग्रामर। इब्न मरियम जो है वो वर्ब है, ज़माना है, कुनियत है, लक़ब है, क्या है? तो ये कुनियत है इब्न मरियम। 30% ऑफ 100 इज़ इक्वल टू 3% ऑफ 1000। ये मैथ का क्वेश्चन है कि जो है 100 का जो 30% होगा वो 1000 के 3% के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग वाज फर्स्टली गिवन बाय, सबसे पहले जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये ब्रूनर ने दिया था। स्कैफोल्डिंग कहते हैं किसको कहते हैं, बल्कि आप बताएं जी। सर जो टेम्पोररी रिमूवल करते हैं ना हम, किस चीज़ को? मतलब किसी को सपोर्ट दे के उसके बाद वो सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता उस सपोर्ट को कम कर देना, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अच्छा, हेल्प करके। ठीक है। जैसे साइकिल चलाना। इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये वेगोस्की की जो थीरी है ना, सोशल डेवलपमेंट, सोशल कग्निटिव डेवलपमेंट थीरी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसी तरह एक टर्म यूज़ होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD भी। तो वो भी वेगोस्की की थीरी में आई थी कि एक टीचर जो है जब बच्चा खुद नहीं कर सकता तो एक टीचर उसको फैसिलिटेट करता है, उसकी हेल्प करता है। तो वो पॉइंट जहाँ पे एक बच्चा एक चीज़ खुद कर सकता है और एक चीज़ जो है वो टीचर की हेल्प के बगैर नहीं कर सकता, उसका वो जो पॉइंट है, नुक्ता है, लेवल है, उसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब है जो उर्दू और फ़ारसी दोनों में जो है वो लिखी गई है? ये अरमगान हिजाज़ है और ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो वफ़ात है उसके बाद ये जो है वो शाया हुई थी, आखिरी किताब है उनकी।
उनकी जो पहली किताब है वो 1915 में आई थी। क्या नाम है उसका? असरार खुदी। फिर दूसरी किताब 1900 ये जो दूसरी किताब है उर्दू की, आई थिंक ये है, फिर ये आई थी 1923 में असरार खुदी। फिर एक 1927 में उन्होंने लिखी। फिर 26 की भी है, 24 की भी, 26 है, फिर 32 है, 35, 36 और 38 इस तरह है। मुझे अब वो एग्जैक्ट नाम उनके याद नहीं है बुक्स के। बहरहाल पहली असरार खुदी थी और आखिरी जो है वो अरमगान हिजाज़ है। इसी तरह अल्लामा इकबाल की जो है मशहूर नज़में हैं, जैसे तलुए इस्लाम है, पहली जो उनकी नज़म है वो हिमाला है, और आखिरी जो है वो आई थिंक तलुए इस्लाम है। मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि पहली हिमाला थी और आखिरी तलुए इस्लाम थी। तो ये आप देख लेंगे ज़रबे जो उनकी किताबें हैं ना, बांगे दराज, ज़रबे कलीम, इनके अंदर जो मशहूर हैं आखिरी जो है वो हजरत जी सर आपने कौन सी बताई है अल्लामा इकबाल की? जी सर आपने अल्लामा इकबाल की कौन सी जो है वो आखिरी बुक बताई है? आखिरी तो ये अरमगान हिजाज़ है। मैं नज़म की बात कर रहा था कि पहली हिमाला है और आखिरी मुझे याद नहीं है। आई थिंक तलुए इस्लाम है, लेकिन मुझे वो कंफर्म नहीं है। वो कंफर्म आप लोग कर लेंगे, गूगल कर लें बेशक। गुआवा कंटेन विच वाइटामिन, तो मोस्टली वाइटामिन, इसको सर्च करें ज़रा, किसी के पास गूगल अवेलेबल है तो। गुआवा के अंदर कौन सा वाइटामिन होता है? क्योंकि ये जो है ना विटामिन सी का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड भी है। सी है जी, सी होता है। हाँ सी बी एंड सी होता है, ओके। अच्छा, विटामिन सी का दूसरा नाम सिट्रिक एसिड भी है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, इनसे कौन सी बीमारियां जो है वो इनकी डेफिशिएंसी से पैदा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी देख के जाइएगा। विटामिन ए से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी से कौन सी बीमारी? डी से तो रिकेट्स होती है, ऑस्टियोमेल्शिया होती है। और विटामिन के से जो है वो ब्लड डिजीज़ होती हैं इसकी डेफिशिएंसी से। और सी से स्कर्वी ये होती है इसकी डेफिशिएंसी से। बी मुझे याद नहीं आ रहा, ये देख लीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन? डॉक्टर अताउर रहमान थे इसके पहले चेयरमैन। और ये HEC जो है ये किस साल में बनी थी HEC? सर सी से एनीमिया नहीं होता? 2002 एनीमिया का मुझे याद नहीं है, मे भी हो, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। आप लोग HEC किस साल बनी है? 2000। हाँ जी, जनरल मुशर्रफ ने बनाया HEC को। और इसका पहला नाम क्या था? सर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC था। UGC। और इसके मौजूदा चेयरमैन का नाम क्या है? सर डॉक्टर मुख्तार मसूद। यस, डॉक्टर मुख्तार मसूद। हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बैबेज इज़ नाउन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम, पहला जो एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम था, पॉलिसी थी, उसका ड्यूरेशन जो है वो पहले 2001 से 5 था। फिर इसको चेंज किया गया था, 2002 से 6 किया गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में। ये जो बुक्स आपको ना फ्री मिलती हैं, टेक्स्ट बुक, ये एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत जो है ये मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स आर अपॉइंटेड इन बेसिक स्केल। अच्छा, उस वक्त जो ESC थे ना वो ग्रेड 9 में अपॉइंट होते थे जब ये पेपर हुआ था, इसलिए मैंने इसको जो है वो 14 कर दिया, क्योंकि अब जो है वो ग्रेड 14 है। उस वक्त इसका दुरुस्त जवाब ग्रेड 19 था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 19 जी 9 तो सर आपने 19 का है, 9 आता है सर। किसको? स्केल की बात कर रहे हैं सर। स्केल पहले 9 था, अब 14 हुआ। हाँ 9, मैंने क्या कहा है? 19 का है आपने सर 19 का है। चले, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह के बंदो खुश होना चाहिए आपको कि PhD का स्केल 19 हो जाए। अच्छा, 9 था, अब 14 है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। अच्छा, उस वक्त जो है
वो EST 14 में हुआ करते थे, अब EST 15 में है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी इसको हमारी जो आइन साज असेंबली है उसने अडॉप्ट किया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ विदाउट क्रिटिसिज्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं अच्छा जी आप बताएं क्या जानते हैं। अब वो गलत बता रहा है, वो सही बता रहे हैं, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप गलत बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं, हम कहेंगे ठीक है जी बोलते रहें, जो जितना बोल सकता है उसको बोलने दें, ठीक है, ताकि मैक्सिमम हमारे पास आइडियाज़ की कलेक्शन हो जाए। इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं नॉर्मली। एक एक्रोनिम आता है पैक, PEC, ठीक है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, और एक आता है पैक, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी ये इसका क्या रोल है, ये जो स्कूल का बजट होता है ना, तो उस बजट का जब ऑडिट होता है तो उसमें फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी इस तरह के जो है ये टर्म्स यूज़ होती हैं वहाँ पे। बाबा आदम ऑफ उर्दू पोइट्री, उर्दू का बाबा आदम किसको कहा जाता है, वली दक्नी को कहा जाता है उर्दू का बाबा आदम। स्किनर जो है ये अमेरिकन था और जो पेवलव है ये रशियन था। तो बिहेवियरिज्म की जो फ़िलासफ़ी है इसमें जो पेवलव है उसने क्लासिकल कंडीशनिंग दी और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इसका पहला पार्ट बिहेवियरिज्म का वो रशियन और बेस्ड या ओरिएंटेड है, जबकि दूसरा इसका हिस्सा यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग ये US बेस्ड है, अमेरिकन है। तो ये पेवलव का भी पूछा गया है। आप अगर आपको याद हो तो हमारे एक पेपर का पहला क्वेश्चन था कि पेवलव वाज, वो रशियन थे, ये अमेरिकन है। ब्लैक बोर्ड किस तरह की एड है, ये विजुअल एड है, देखते हैं हम। मैगज़ीन तहज़ीबुल अखलाक वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान ने ये लिखा था रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद की जो बुक्स है ना, असबाब बगावत हिंद, तहज़ीबुल अखलाक, असारुस सनादीद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी जो स्कूल कॉलेज था, यूनिवर्सिटी बनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिक सोसाइटी हो गई, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हो गया, और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी डेट्स इनके ड्यूरेशन याद रखेंगे। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस किस साल बनी सर? 1886 में, 1886 में। साइंटिफिक सोसाइटी सर 1860। और इन्होंने जो इनकी किताब है सारुस सनादीद, एक जो है वो दूसरी क्या है असबाब बगावत हिंद, और ये तहज़ीबुल अखलाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आते हैं पेपर में। इनका बर्थ और डेथ भी याद कीजिएगा सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह। अब बिट इज़ 0 और 1, बिट जो है वो 0 या 1 होता है। अच्छा, जो 4 बिट्स होती है ना, ये 4 बिट्स मिलके एक निबल बनता है, NIBBLE, ठीक है, और 8 जो बिट्स हैं वो मिलके एक बाइट बनाती हैं, 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती हैं। और जो एक कितने बाइट्स मिलते हैं, तो एक जो है वो किलो बाइट बनता है, आई थिंक 1024, 1024। अच्छा, इसी तरह 1024 MBs यानी KBs मिलेंगे, किलो बाइट्स, तो वो क्या बनेगा, मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिलके गीगाबाइट बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर आगे जो है वो टेराबाइट और टेट्राबाइट। आई थिंक टेट्राबाइट जो है वो क्या होता है, हाईएस्ट जो है वो मेमोरी होती है टेट्राबाइट, आई थिंक सो। उसमें पता नहीं कितने मिलियंस जो है वो बाइट्स होते हैं, ये मुझे याद नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ, कंप्यूटर जो है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, बेसिकली ये सिलिकॉन चिप्स से मिलके बना होता है। इंटीग्रेटेड चिप्स का दूसरा नाम ये आई थिंक इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये जो इंटेल कंपनी है ना, ये लार्जेस्ट कंपनी है दुनिया की जो ये सिलिकॉन चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाती है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन जो है नस्ल दर नस्ल कल्चर को ट्रांसफ़र करता है। अगर इससे मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर इन दोनों को मिलाया जाए, दोनों स्टेटमेंट को और जवाब को, यानी एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन,
और नीचे मैं आपको 4 ऑप्शन दूं तो सोच के बताइएगा कौन सा दुरुस्त जवाब होगा। पेरिनियलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, एसेंशियलिज्म। पेरिनियलिज्म। यस, पेरिनियलिज्म इसका Perennialism। दुरुस्त जवाब होगा। एसेंशियलिज्म कल्चर्स की बात होती है, ट्रेडिशंस कल्चर। हाँ, लेकिन यहाँ पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन की बात हो रही है, तो जनरेशन की बात हो या ओल्ड आपकी सिविलाइजेशन की बात हो या बुक्स की बात हो, तो इट मीन्स ये आपकी पेरिनियलिज्म की तरफ साइन जा रहा है। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशंस मीन टू शो। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? शो करना, दिखाना। ठीक है। कुछ कहीं पे एमसीक्यूज में इसका परफॉर्म भी लिखा हुआ है, परफॉर्म ठीक नहीं है, इसका टू शो है। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक फॉर नैरो टॉपिक एंड स्पेसिफिक, यानी ये जवाब में ये भी आ सकता है कि सिंगल स्किल, सिंगल टॉपिक। तो ये एक टॉपिक में, एक बेसिकली इसमें एक टॉपिक ही सिखाया पढ़ाया जाता है माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। 1961 में ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी, और 5 से 10 इसमें स्टूडेंट होते हैं, 5 से 10 इसमें मिनट टाइम होता है, और इसके साइकिल Right. 36 मिनट पे मुश्तमिल होता है। और ये एक जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसका प्रोडक्ट है, यानी रिसर्च बेस्ड है। और इसके अलावा बस ये इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। इस्लामिक नॉलेज इज़ डिराइव फ्राम कुरान एंड हदीस। तो इस्लाम में जो नॉलेज है सर इसको इसका इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। किसको? माइक्रो टीचिंग को सर कैसे? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। कैसे इंडिविजुअलाइज है? इंडिविजुअलाइज सर तो ये नहीं पहले है। आपने लेक्चर पढ़ाया उसको। नहीं, मुझे नहीं याद कि मैंने कहा हो। टीचर जो माइक्रो टीचिंग है ये इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट तो कम है, लेकिन फिर भी ग्रुप की शक्ल में हम इनको पढ़ाते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट्स को या टीचर्स को। तो इंडिविजुअलाइज का मतलब होता है कि आप अलग अलग हर एक को पढ़ा रहे हो, जैसे स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। इस्लामिक नॉलेज इज़ डिराइव्ड फ्राम कुरान एंड हदीस। इस्लामिक जो नॉलेज है या फिलोसफी, उसमें कुरान और हदीस सोर्स ऑफ नॉलेज है। कंप्यूटर परफॉर्म एवरी टास्क प्रोवाइडेड इट कैन कोडेड। तो अगर हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क दे देंगे ना, वो उसको परफॉर्म करेगा उस सूरत में जब हम उसको कोड करेंगे। कोड से मतलब क्या है? कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अब अगर हम उसको, जैसे इसकी सादा सी मिसाल है ना, कि मैं अगर वर्ड की फ़ाइल में एक उर्दू की फ़ाइल ओपन करूँगा ना, ये ओपन नहीं होगी। ठीक है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि उसको जो प्रॉपर कोडिंग है वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए फिर कोडिंग ज़रूरी है, यानी जब तक हम इसको उसके जो प्रॉपर कोडिंग में इसको नहीं डाटा प्रोवाइड करेंगे, तब तक ये उसकी जो अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म नहीं कर सकेगा। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड हायरार्की ऑफ नीड्स वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, इज़ नाउन एज फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। साइको एनालिसिस ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। साइको एनालिसिस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? सर 3 होते हैं। कौन कौन से? कंपोनेंट होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। Learning and learning theories are related to psychology. Education is confined to educational institution only. ये formal education है. Media is an important element of non-formal education. अब देखें non-formal education जो है वो मीडियम के थ्रू होती है, चाहे वो ख़त किताबत है, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया है। तो इसमें मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इज़ अ कोर एरिया ऑफ पेरिनियलिज्म, अभी हमने डिस्कस भी किया था। सेकंड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पाकिस्तान इन 1951। पहली कॉन्फ्रेंस 1947 में हुई थी, दूसरी 1951 में हुई थी। ठीक है। 6 साल एक मंसूबा लॉन्च किया गया था। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। 6 ईयर एजुकेशनल जो प्लान है पाकिस्तान का, 6 साल 1951 से लेकर 1900 कब तक था? 56 तक। 56। तक। हाँ जी, सर 57 था आई थिंक, 1951 से 57, 6 साल। 57 था सर। जी 57 था। फिर ये ख़त्म हो गया था, लॉन्च जब हुआ था तो प्रॉपर इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी।
फिर 5 साल मंसूबे जो है वो लॉन्च किए गए। पहला मंसूबा कब से कब तक था? 1955 में, सर 55 से 60 था 1955 से 1960। हाँ जी। दूसरा? सर 60 से 65, तीसरा? 65 से 70, 65 से 70 सर। तीसरा? सर चौथा? 70 से 75, 75, 78 से 83। यहाँ पे आगे ना 3 साल का डिफरेंस है। 3 साल फिर ये 5 साल मंसूबा लॉन्च नहीं हो सका था 75 के बाद। फिर 78 से 83, 83 से 88, 88 से फिर 92 और फिर 93 से 98। और अब इनका नेम चेंज करके 5 ईयर प्लान के बजाय इनको MTDF कहते हैं, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, MTDF। फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद लर्निंग एक्टिविटीज़, ये साइकोलॉजी है जिसमें लर्निंग एक्टिविटीज़ हम देखते हैं। पोर्टफोलियो इज़ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, पोर्टफोलियो में बच्चे का वर्क हम इकट्ठा करते हैं, ये हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक टीचर इज़ गाइडिंग स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक टीचर का जो पहला काम या फंक्शन होता है वो क्या होता है? अपने बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करना। इफेक्टिव टीचिंग नीड्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट विद स्टूडेंट्स, इफेक्टिव टीचिंग वो होती है जिसमें एक टीचर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। विच वन इज़ ऑड, इनमें से कौन सी चीज़ ऑड है? PTC, B.Ed, M.Ed, B.Tech। अब ये देखें, ये तीनों एजुकेशनल प्रोफेशनल डिग्रीज या कोर्सेज हैं, PTC, B.Ed, M.Ed। ये जो है B.Tech एक टेक्निकल कोर्स है, तो इसलिए ये फिर ऑड है। विच वन इज़ नॉट अ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, कायद में कराई जाती हैं, कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भी कराई जाती हैं टीचर ट्रेनिंग। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर कंटिन्यूस प्लानिंग, आपकी जो टीचिंग है वो उस वक्त इफेक्टिव होगी जब आप कंटिन्यूसली प्लानिंग कर रहे होंगे। प्लानिंग के बगैर आप जो है वो कोई काम बेहतर अंदाज से नहीं कर सकते। साइको एनालिसिस इज़ अ स्कूल ऑफ, साइको एनालिसिस जो है वो स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट, फंक्शनलिज्म के अगेंस्ट या दोनों के अगेंस्ट। तो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों के अगेंस्ट ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एग्जिस्ट करता है। टू जज द स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज़ इन क्लास वी यूज़, बच्चों की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या परमानेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम जो है मैयर करने के लिए, जज करने के लिए कौन सी असेसमेंट यूज़ करते हैं, उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। मार्किंग विल बी मोर रिलायबल इन MCQs, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में मार्किंग ज़्यादा आसान होती है बनिस्बत सब्जेक्टिव के। जी सर अगेंस्ट का वर्ड नहीं यूज हुआ ना साइको एनालिसिस में, उन्होंने सिर्फ थॉट पूछा है। सॉरी मुझे समझ नहीं लगी। तो ये जो आपने साइको एनालिसिस बताया कि ये ये सामने है स्टेटमेंट आपके, क्या इसमें मतलब आपकी क्या स्लाइड भी मुझे ये ऑप्शंस में लिखा हुआ नहीं कंट्रेरी वर्ड है थोड़ी सी statement। करें, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। क्या चीज़? ऑप्शंस में देखिए ना कंट्रेरी वर्ड, इसका मतलब भी तो यही होता है ना। सर स्लाइड में शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा ऊपर तो करें इसको। स्लाइड मेरे सामने तो वही है, कंट्रेरी ऑप्शन में सर लिखा हुआ है, कंट्रेरी का मतलब अगेंस्ट ही होता है सर। कंट्रेरी लिखा हुआ है ऑप्शंस में, जी सर। कंट्रेरी टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो वो मीडियन होती है। और रेंज क्या होती है? रेंज किसको बोलते हैं? सर इसमें हाईएस्ट से लोएस्ट को माइनस किया जाता है। आपकी हाईएस्ट क्लास से में सबसे लोएस्ट ज़्यादा बच्चे के नंबर और सबसे कम बच्चे के नंबर का जो डिफरेंस होगा वो आपका रेंज आता है, ठीक है। और मॉड कौन सा होता है, कौन सी वैल्यू होती है? सर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू सर। जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे, जिन बच्चों के नंबर रिपीट हो रहे हैं, मसलन 50 नंबर का पेपर था, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 25 और 25 मार्क्स आए हैं, वो आपका मॉड होगा, ठीक है। अच्छा मीन क्या होगा? एवरेज। सर एवरेज। एवरेज यस, Arithmetic एवरेज average। मीन होता है। फिर क्वार्टाइल क्या होगा? फोर्थ, तो 4 हाफ्स में सर डाटा की जो क्वार्टर वैल्यू होगी सर, यस, चौथा हिस्सा, क्वार्टर चौथाई। वैल्यू ऑफ डाटा। डिसाइल क्या होगा?
सर 10th पार्ट। थर्ड यस, 10वां हिस्सा। और परसेंटाइल क्या होगा? सर परसेंटाइल 100वां मीडियन हिस्सा। होगा सर। नो, मीडियम नहीं होता। 100वां हिस्सा, 100 पार्ट। 100th पार्ट। यस, 100वां हिस्सा। तो इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने बताया। इन डाटा कोन ऑफ लर्निंग विच टाइप ऑफ लर्निंग इज लॉन्ग लास्टिंग? इन सॉरी डाटा कह रहा हूँ। इन डेल कोन्स ऑफ, एडगर डेल ने जो कोन ऑफ लर्निंग या लर्निंग पैरामिड का जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी दी थी, उसमें कौन सी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग है? तो उसने कहा था कि जो लर्निंग बाय डूइंग है वो लॉन्ग लास्टिंग है, यानी आप जो इन में से अवेलेबल में से। बाकी उसने कहा कि सबसे ज़्यादा जो लर्निंग होती है ना आपकी, या चीज़ें जो आपको याद रहती हैं, वो होती हैं जो आप दूसरों को पढ़ाते या समझाते हैं। इनके नज़दीक जो लेक्चर है ना, इससे सिर्फ 5% बच्चा नॉलेज गेन करता है बस, और 90% करता है दूसरों को पढ़ाने से। डेल कोन ऑफ लर्निंग में लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज, डेल ने एक और भी कॉन्सेप्ट दिया था कोन ऑफ लर्निंग के अलावा, वो कौन सा है? कौन सा टीचिंग मेथड इसने इंट्रोड्यूस करवाया? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एडगर डेल का। लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। आप देखें आपके टेस्ट की जो लेंथ है ना, वो हमें हेल्प आउट करेगी सैंपल लेने में, ठीक है। जैसे इसकी सादा सी मिसाल है, आपके पास 10 चैप्टर है ना, तो आपने फ़र्ज़ करें टेस्ट बनाना है ना, तो 20 मार्क्स का। तो अब कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो 2-4 पेजेस के हैं, कुछ 20-20 पेजेस वाले भी हैं। तो अब जब आप इसमें से ना 100 नंबर का पेपर बनाएंगे तो आपके लिए आसान होगा कि जिसमें कंटेंट ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बना लें, ठीक है। और अगर आप 20 नंबर का पेपर इन में से बना रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो लेंथ ऑफ अ टेस्ट जो है ये आपको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेने में हेल्प आउट करती है। जितना ज़्यादा आपका लेंथ होगी या नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा होंगे, उतना आपके लिए सैंपल लेना आसान हो जाएगा, यानी हर चैप्टर में से सवाल लेना। इफ़ अ टेस्ट गिव्स सेम स्कोर व्हेनेवर हेल्ड इज नोन एज रिलायबिलिटी। दूसरा नाम क्या होता है रिलायबिलिटी का? व्हाट इज अनदर नेम फॉर रिलायबिलिटी? कंसिस्टेंसी। अच्छा, करेक्टनेस जो है, करेक्टनेस ये वैलिडिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी, यूजेबिलिटी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी होगी। करेक्टनेस, वैलिडिटी वैलिडिटी होगी सर। अच्छा ठीक है। तो फिर जो एक्यूरेसी है वो क्या होती है फिर? वैलिडिटी। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी फिर क्या होती है? जी, वो जो डिफरेंस वेरिएंस है वो वेरियस किसको डिफरेंशिएट करना? अच्छे और बुरे को? सर टेस्ट के जो होते हैं लो ना, स्कोरर और हाई स्कोरर, जो अचीवर हैं, लो अचीवर, हाई अचीवर, ठीक है। यूजेबिलिटी क्या होती है? ये टेस्ट की खुसूसियात हैं सारी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड टेस्ट ये हैं सारी। जी जल्दी से, जल्दी करें सर जल्दी। टाइम इज कॉस्ट। यस, टेस्ट इजीली कंडक्ट आप कर सकें, उस पर टाइम भी कम लगे, खर्चा भी कम है, ये यूजेबिलिटी होती है, ठीक है। ठीक है। In a class there are 12 boys and 18 girls. The boys are fraction of class. तो एक क्लास है जिसमें जो है वो कितनी बच्चियां हैं? 18 बच्चियां हैं और 12 बच्चे हैं। तो क्लास की फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5। ये ठीक है? जी सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने आज आसिफ से समझा ना ये सवाल? जी अच्छा, सर। डेमोक्रेसी इन मैनेजमेंट वाज गिवन बाय क्रिस आर्ग्रेस। ये इन्होंने डेमोक्रेसी दी थी मैनेजमेंट में। और इफ़ 3x - 4 इज इक्वल टू 11 देन 3x - 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू। तो यहाँ से आप पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 3x - 4 इज इक्वल टू 11 से। तो 11 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? 11 + 4 15
और इधर से 3 जो है वो इसका डिवाइडर बन जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 को 3 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास जवाब कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करके इसका जवाब निकालेंगे 22 आएगा। बाबरी मस्जिद और सर इसको तो बिल्कुल, एक सेकंड सर, सर इसको तो बिल्कुल आसानी से भी हल किया जा सकता है ना, कि जब ये पहले वाली रकम जो है उसमें का आंसर 11 आ रहा है, तो उसी को आप जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप 11 को सीधा साधा 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आंसर आ हाँ, जाएगा। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। बाबरी मस्जिद which was martyred by Hindus was situated in province या स्टेट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश में। ये कब हमला किया गया था, बाबरी मस्जिद को कब शहीद किया गया था? इसकी डेट देख लीजिएगा। यूसेन बोल्ट, ये जमाइका के हैं आई थिंक, यूसेन बोल्ट। इन्होंने गॉट हाउ मैनी मेडल्स इन 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स? 3 हैं। जोकोविच जो है ना वो ऑस्ट्रियन एक हैं टेनिस प्लेयर, तो उनके पास 22 गोल्ड मेडल्स हैं, और उन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में जो है वो टेनिस टूर्नामेंट जो है वो जीता है। तो इस वक्त उनके पास जो है एक, उनके पास एक और भी है, गूगल कर लीजिएगा, टेनिस के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो कौन है टेनिस स्टार। एक तो जो जोकोविच है आई थिंक ऑस्ट्रियन है, एक और भी है, तो एक 20 वाला भी है, वो 20 वाले का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो इन कराकरम रेंज द हाईएस्ट पीक इज़ K2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कराकरम की जो हाईएस्ट पीक है ना वो K2 है, और हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है ना वो है नांगा पर्वत हिमालय, और जो हिंदू कश है ना उसकी है तिरछमीर हाईएस्ट पीक जो है ना, ये पाकिस्तान में 5 जो है वो चोटियाँ ऐसी हैं जो दुनिया की 8 जो दुनिया की जो बड़ी है ना चोटियाँ जिनकी 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी है। तो पाकिस्तान में आई थिंक टोटल 16 है या 14 है, तो उनमें से 5 पाकिस्तान में हैं, 14 है, तो उनमें 5 पाकिस्तान में। व्हाट इज़ सीरिएशन? चीज़ों को बिगर टू स्मॉलर, अरेंज द बुक्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, इस यानी चीज़ों को एक सीक्वेंस देना, ठीक है। तो किसी एक कैटेगरी की बेस पे, चाहे आप स्मॉलर से लार्जर कर रहे हैं, लार्जर से स्मॉलर कर रहे हैं, अरेंजिंग द ब्लॉक्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज़ डायनामिक, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस डायनामिक होता है। ये हमारी एक पॉलिसी में भी इसका जिक्र था कि प्रोसेस ऑफ करिकुलम इज़ चेंजिंग या डायनामिक। आई थिंक 2009 की पॉलिसी है, मेरे ख्याल में, मुझे श्योर नहीं है। इफ़ अ टीचर अरेंज सीटिंग प्लान ऑफ class students in circles and clusters, then what is drawback? There will be blind spots। वो कहता है कि जी एक टीचर जो है वो अरेंज करता है सीटिंग प्लान बच्चों का सर्कल्स में और क्लस्टर्स में, तो वो कहता है कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे। ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं कि टीचर सामने क्लास में मौजूद है ना, तो उसको कुछ बच्चे नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, यानी जो किसी एक एंगल से उसको कुछ बच्चे नज़र नहीं आएंगे, यानी वो सर्कल्स बनवाता है, फिर क्लस्टर भी बनते हैं, यानी सर्कल्स के अंदर ग्रुप्स बनते हैं, छोटे सब सर्कल फर्ज करें बनते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट से मुराद ये है कि उसको फ्रंट वाले तो नज़र आ रहे होंगे, पीछे वाले वो जो फ्रंट पे मौजूद होंगे कुछ बच्चे, उनके पीछे कुछ बच्चे उसको नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है वो एरिया। सिनोनिम ऑफ हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस कहते हैं डाइवर्स को, और होमोजीनियस किसको कहेंगे? एक जैसी होती हैं, सिमिलर को, सेम सिमिलर। सिनोनिम ऑफ इंडिजिनस, इंडिजिनस जो है वो नेटिव को, लोकल को कहा जाता है। इडियम ऑफ फर्स्ट वाटर मीन ऑफ हाईएस्ट और फाइनेस्ट क्वालिटी, फर्स्ट वाटर का मतलब अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़। प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान वाज द एम्बेसडर ऑफ चाइना बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट, यानी इसकी जो फार्मर जो थी डेजिग्नेशन वो क्या थी? ये एम्बेसडर थे कहाँ के? चाइना में। मौजूदा जो हैं उनका नाम क्या है? आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं जी, तैमूर अलियास जो हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं,
और सुल्तान नाम आई थिंक है उनका, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, तो उनके नाम में सुल्तान है आई थिंक, जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। विच कंट्री, पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं ये। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड। कनाडा की जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन किसको कहते हैं? जी, जो साहिल की जो समंदर के साथ जो होती है ना उसकी बाउंड्री, उसको कहा जाता है। अच्छा, पाकिस्तान की कितनी है कोस्टल कोस्टल बाउंड्री, सॉरी, कितनी है पाकिस्तान की? 1046 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की कितनी है? जी, अफगानिस्तान की कोस्टल लाइन नहीं है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। यस, लैंड लॉक कंट्री उसको कहा जाता है जिसकी बाउंड्री किसी समंदर के साथ ना लगी हो, सी या ओशन के साथ अटैच ना हो, ठीक है। अफगानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक कंट्री। पाकिस्तान की 1046 है। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड? ये कनाडा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एरिया वाइज कौन सा होता है, कौन सा है? रशिया है। पॉपुलेशन वाइज पहले चाइना था, अब इंडिया है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क आबादी के लिहाज से वेटिकन सिटी है। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क पॉपुलेशन के लिहाज से वो भी वेटिकन सिटी है। हु आर द अल्टीमेट बेनिफिशरीज ऑफ एलिमेंट्री स्कूल? स्टूडेंट होते हैं बेनिफिशरीज। हादिया वांट्स टू सर्च अबाउट कैट्स ऑन वेब, विच टूल शी शुड यूज़ फॉर सर्चिंग ऑफ कार्स और एनी अदर थिंग? तो सादिया क्या चीज़, कौन सा जो है वो सर्चिंग इंजन यूज़ करेगी? तो वो गूगल या याहू। दुनिया का सबसे जो बड़ा इस वक्त सर्च इंजन है वो गूगल है। गूगल के सीईओ का नाम क्या है? सुंदर पिचाई, और ये इंडियन है। जो यूट्यूब का है वो भी इंडियन है। वर्ल्ड बैंक का भी इंडियन अभी तैनात हुआ है, जो सीईओ वर्ल्ड बैंक है। इसी तरह ट्विटर का भी इंडियन ही है, नाम आप देख लेंगे। ये 4-5 जो फेमस हैं सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस, और ये इनके जो हैं वो सीईओज़ जो हैं वो इंडियंस हैं। हु इज़ इन्वेंटर ऑफ वैक्सीन? एडवर्ड जेनर ने 1796 आई थिंक है, इसने जो है वो वैक्सीन पहली बनाई थी। दुनिया में एक वाहिद बीमारी है स्मॉल पॉक्स, जो कि इस वैक्सीनेशन उसके लिए बनाई गई और उसकी वजह से वो दुनिया से ख़त्म कर दी गई है। अस्टिग्मेटिज्म इज़ अ डिजीज़ ऑफ आइज़, ये आँखों की बीमारी है। द बेसिक सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज़ आर मोस्ट ऑफ द नॉलेज गेन थ्रू। ये दो स्टेटमेंट हैं। यूँ भी ये पूछा जा सकता है कि बेसिक सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज या मोस्ट ऑफ द नॉलेज गेन थ्रू, ये हम एक्सपीरियंसेस से लेते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें पेश आते हैं। फॉर्मल एजुकेशन हैज़ वेल डिफाइंड करिकुलम बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट सर्च फॉर रियलिटी। फर्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग इज़ टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स। तो लेसन प्लानिंग में हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन कंटिन्यूज फ्राम बर्थ टू डेथ, ये पैदाइश से ज़िंदगी से मौत तक है। वैल्योर इज़ एन अपोजिट ऑफ कवर्डाइज, यानी जो बहादुर है और बुज़दिल। अटेंशन इज़ मेंटल एक्टिविटी, अटेंशन एक मेंटल एक्टिविटी है जिसमें हम जो है वो मेंटली प्रेजेंट होते हैं। अहमद वांट्स टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सनस इनकम्स एंड देयर सोशल स्टेटस। द रिसर्च इज़ कोरिलेशनल रिसर्च। वो देखना चाहता है कि एक इंडिविजुअल की जो इनकम है और उससे उसका सोशल स्टेटस कितना बढ़ता है, इनकम बढ़ने से बढ़ता है या कम होता है, ये कोरिलेशनल रिसर्च है। मिस फ़हीमा इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, सेलेक्टिंग कंटेंट। व्हाट इज़ शी डूइंग? शी इज़ क्रिएटिंग अ लेसन प्लान, ठीक है, वो अपना एक लेसन प्लान तैयार कर रही हैं। द प्रोसेस ऑफ ईगरनेस टू इंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क। देखिए प्रोडक्टिव वर्क जब भी आएगा ना तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स के ये इंडस्ट्री से है, यानी कोई भी प्रोडक्टिव वर्क से मुराद ये है कोई भी ऐसा काम, ऐसा टास्क आप करने जा रहे हैं जिससे आपको भी और बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिग्नल लर्निंग। हमने 8 जो है वो पढ़ी थी हायरार्की ऑफ लर्निंग में।
या गैगन्स 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ी थी, तो वो किसने दी थी? सर रॉबर्ट गैगन ने दी थी यस 1973 में आई थिंक, या 1953 है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। अच्छा, उस थ्योरी में जो पहला लेवल था ना वो सिग्नल लर्निंग था, ठीक है, इसको स्टिमुलस लर्निंग भी हमने कहा। दूसरा था स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने कहा था उस वक्त, आपको याद होगा। मोस्ट डिफ़िकल्ट टू मेजर्स, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और सबसे ज़्यादा आसान जो है ना वो MCQs होते हैं। सर इसमें पहले 4 जो थे वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच थी और ऊपर वाले 4 कॉग्निटिव। सॉरी सर वो जो उसने दी थी ना हायरार्की, उसमें पहले 4 बिहेवियरल थे और ऊपर वाले जो थे वो कॉग्निटिव अप्रोच थी। किसने, गैगन ने जो दी हैं? ये सर यही सिग्नल लर्निंग और जी स्टिमुलस जी कि पहले जो है ना ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच है और ऊपर वाली वो कॉग्निटिव नेचर। जी, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ अगर देखें तो वो जो उसका वो बनाए तो पिरामिड बनाए ना, तो उसमें ये सिग्नल, स्टिमुलस लर्निंग, एसोसिएशन, चेन लर्निंग ये पहले आते हैं, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं। लेकिन किताब में चूँकि उनका सीक्वेंस सिग्नल से स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एंड होता है ना, अगर हम उसका पिरामिड बनाएंगे तो जो है वो लोएस्ट लेवल पे सिग्नल आएगा और हाईएस्ट पे प्रॉब्लम सॉल्विंग चला जाएगा। मोस्ट डिफ़िकल्ट टू मेजर्स, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और सबसे आसान जो है वो कौन से होते हैं? ये भी सवाल आया इसी पेपर में, MCQs होते हैं। इजी टू गैस कौन से होते हैं? ट्रू ट्रू फॉल्स। फॉल्स। जी, और डिफ़िकल्ट टू गैस? MCQs। डिफ़िकल्ट टू गैस फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। अच्छा, ये किसी न किसी की आवाज़ आई है कि जो इजी टू गैस MCQs होती हैं। देखें MCQs में होते हैं 4 ऑप्शंस, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप गैस करते हैं तो आपके गैस के ठीक होने के चांसेस कितने हैं? 25% हैं। लेकिन ट्रू फॉल्स में अगर आप ट्रू कर रहे हैं या फॉल्स, तो इनमें आपके पास चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो कितने परसेंट है? 50% होते हैं एक ऑप्शन में। तो इसलिए, लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में हो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कॉलम मैचिंग है, और जनाबे वाला ऐसे हैं और MCQs हैं, तो फिर आपके जो मोस्ट इजी टू गैस है वो MCQs हो जाएंगे। रोल ऑफ हेडमास्टर इन स्कूल इज़ सुपरवाइजर्स क्लासरूम। तो हेडमास्टर जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि सुपरवाइज़र होता है स्कूल के अंदर। अ टीचर कैन नॉट यूज़ इन क्लास, अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं कर सकता टीचर। वो स्माइल, अवार्ड, ये चीज़ें यूज़ कर सकता है। व्हेन द लर्नर कैन परफॉर्म डिफरेंट responses to a series of similar stimulus that may differ in a systematic way, ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है, यानी मुख्तलिफ स्टिमुलस को बच्चा डिफ्रेंशिएट कर सके। यानी सिमिलर स्टिमुलस जो है ना, मिलते जुलते स्टिमुलस हैं, तो उनको छोटी छोटी जो उनके डिफरेंसेस हैं उनकी बेस पे उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है एक बच्चा, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एवेलुएशन ऑफ देयर ओन वर्स, इसको सेल्फ इस्टीम कहा जाता है। सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ एनालिसिस, ये टर्म्स यूज़ होती हैं इसके लिए। और अगर एक बंदा अपनी सलाहियतों को खुद झांक के देख रहा हो कि भाई कौसर इजाज़ ने इस दफ़ा जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के एग्ज़ाम में इम्तियाज़ ने जो है वो टॉप करना है, तो ये अपनी सलाहियतों को आप देख रहे हैं, तो फिर उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगला सवाल भी यही है, फुल रियलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल एंड ऑफ वंस ट्रू सेल्फ, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। द लार्जर एक्सपोर्ट आइटम इन पाकिस्तान इज़ टेक्सटाइल, पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल। मैनचेस्टर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फैसलाबाद, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है वो करता है अमेरिका को, और सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है वो करता है चाइना से। पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंपोर्ट जो है वो चाइना से होती है, और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो US में होती है, क्योंकि हमारे यहाँ US डॉलर चलता है। इन पेरेंट टीचर मीटिंग व्हाट शुड बी अवॉइडेड? आई मैसेज, ठीक है, यानी मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस तरह करूँगा, नहीं,
यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ करना है कि ग्रुप कंसेंसस का, ठीक है, यानी टीचर और पेरेंट्स आपस में यानी वही का मैसेज देंगे एक दूसरे को कि हमने मिलके अपने बच्चों को या अपने सिस्टम को बेहतर करना है, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर। कंसल्टेशन इसमें नहीं होती, डिक्टेटरशिप या यूनिटरी प्लानिंग होती है। डायलैक्टिकल अप्रोच, ये जो है वो क्वेश्चन आंसर मेथड होती है, ये डायलॉग बेस्ड है, यानी कन्वर्सेशन जिसे हम कहते हैं कि दोनों के दरमियान चल रही होती है। रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एक्शनेबल एंड फ्यू। किसी भी इदारे के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत थोड़े से भी नहीं होने चाहिए, लेकिन जो हों तो वो एक्शनेबल हों, यानी आप जो है उनको प्रैक्टिकली यूज़ भी कर सकते हो। फिज़िकल डिफरेंसेस आर इनबॉर्न, जो बच्चे के फ़िज़िकल डिफरेंसेस होते हैं इस पे मुझे वैसे डाउट है कि ये इनबॉर्न होते हैं या फिर जो है वो एक्वायर्ड होते हैं। फ़िज़िकल डिफरेंसेस से मुराद ये है क्योंकि इसमें ना इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे एक बच्चे की हाइट कम है एक की ज़्यादा, ये तो हो गया इनबॉर्न, नेचुरल हो जाता है। खुदा न खास्ता किसी हादसे में जो है वो किसी का पाँव या कोई हाथ या टांग ज़ाया हो जाती, तो ये भी फिज़िकल डिफरेंस हो गया। तो इस बेस पे जो है ये मुझे लगता है एक्वायर्ड भी आता है। आप में से कोई सजेशन देना चाहे इस पे? दोनों हो सकते हैं सर, इनबॉर्न भी और एक्वायर्ड भी। जी मुझे भी यही लग रहा है कि इसका दुरुस्त जवाब जो है ना वो ये दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि जी सर इसमें ये है ना जैसे ट्विंस होते हैं बेबीज, जैसे कौसर डॉक्टर है, जैसे इसको सर पता है, कौसर की बात सुने जी। सर अगर ट्विंस बेबी हो तो कई दफा ऐसे भी देखने को मिलता है कि दोनों बेबी सेम नजर आ रहे होते हैं, मतलब इक्वली होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि वहाँ पे भी फिजिकल डिफरेंस पाया जाता है। वो तो तो इनबॉर्न हो जाएगा इनको ना, भी यही तो इनबॉर्न एक्वायर्ड है। भी हो सकता है, बात हो सकती है सर। चलिए बहरहाल इसका मुझे जो है ना वो बेहतर यही जवाब लगता है, ए एंड बी, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऊपर भी आया था और तरह से फिर दोबारा आ गया है। शेयरिंग विच कम्स अंडर बिलोंगिंग नीड्स, तो बिलोंगिंग नीड्स में लव आता है। अच्छा ये शेल्टर किस में आएगा, कौन सी नीड्स में आता है? जो अब तक बोलते रहे वो नहीं बोलेंगे, किसी और सर सेफ्टी में आएगा। आप सब्र करें यार, सबसे ज्यादा बात तो मेरी तो सुन लिया करें अल्लाह के बंदो। अच्छा चले जी, आप लोग नहीं बोलेंगे जो बोल रहे हैं आज सारे लेक्चर में, जो उन्होंने एक दफ़ा भी कोई बात की या पूछी है वो नहीं बोलेंगे। रेस्पेक्ट किस नीड में आएगा जी? सोशल नीड्स में। जी सोशल में नहीं आता, सोशल नीड्स होती नहीं है। इंडिविजुअल में आएगी रिस्पेक्ट, इंडिविजुअल नीड्स में नहीं आती। चलें जी, अब ओपन है फोरम, कोई भी बता सकते हैं इसका जवाब जी। सेल्फ स्टीम या सेल्फ एस्टीम सेल्फ नीड्स में आएगा। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर जनाबे वाला आपकी सेफ्टी नीड्स होती हैं, फिर बिलोंगिंग या अफेक्शन नीड्स होती हैं, और फिर आपकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। साइबरगोजी लर्निंग वाया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की मदद से पढ़ना, ये साइबरगोजी कहलाता है। क्वेश्चन इन सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर इन नेचर डाइवर्जेंट होते हैं क्वेश्चंस, यानी डाइवर्जेंट से मुराद ये है कि जिनके मल्टीपल आंसर होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, इंशाइया सवालों के। देयर आर 4 टेस्टिंग एलिमेंट्स, ये टेस्टिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 4। ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टेस्ट टेस्ट, मेजरमेंट, टेस्ट में तरह इवैल्यूएशन। ये कौन कह रहा है कि जी ऑब्जेक्टिव, कंटेंट और टीचिंग मेथड वो और चीज़ है? वैसे वो मेथड वो है कंपोनेंट ऑफ करिकुलम या एजुकेशन है। इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, डिसेमिनेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक लीडर के जो है वो कितनी तरह के रोल होते हैं? 3 तरह के रोल होते हैं। किसने कहा था ये, किसने ये थ्योरी दी है जी? सर बोल गया, याद करें ना। स्टेटमेंट करें जी
चलें मैनेजमेंट के चैप्टर से इसको जल्दी से क्विकली देखें और फिर मुझे बताएं, हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक होता है इंफॉर्मेशनल रोल, एक होता है डिसीजनल रोल, और तीसरा कौन सा होता है? इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजनल रोल, इंटरपर्सनल यस इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल हाँ ये किसने दिए थे? थ्योरी वाई, चलें इसको देख लें। थ्योरी वाई इज बेस्ड ऑन हाईएस्ट नीड। थ्योरी वाई जो है वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर बेस करती है। देयर आर 3 मैनेजमेंट स्किल्स, ह्यूमन, कंसेप्चुअल एंड टेक्निकल। ये कार्ड ने ये थ्योरी दी थी मैनेजमेंट स्किल्स की कि इंसान जो एक लीडर होता है या मैनेजर है तो उसकी 3 स्किल्स होती हैं। ह्यूमन में उसके रिलेशनशिप आते हैं दूसरे लोगों के साथ। कंसेप्चुअल तो इसमें वो जो प्लानिंग है वो इस स्किल के थ्रू करता है। एंड टेक्निकल इसमें वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है चीज़ों को तरतीब देना और रिजल्ट्स पे फोकस करना यानी काम लेना, ये टेक्निकल स्किल्स हैं। मैनेजमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मैन्यूज जिसका मतलब होता है हैंड। जी सर ये ना हेनरी मिंट्सबर्ग ने दिए थे हेनरी मिंट्सबर्ग। हाँ जी चले, हेनरी मिंट्सबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी भी दी थी और ये भी 3 इसके कंपोनेंट हैं। 3 रोल्स ऑफ अ मैनेजर मैनेजमेंट के चैप्टर में ये है। तो इस तरह आज आपके जो है वो 10 पास पेपर मुकम्मल हो गए हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, आप सबका हामी और नासिर हो। जी पीपीएक्स और थ्योरी बारे में थोड़ा कंसेप्ट हो गया। एक बंदा बोले ना।